नमस्कार। मैं डॉक्टर ऋषभ जैन आज ऑनलाइन व्याख्यान में एक बार आपके समक्ष फिर से उपस्थित हूँ। बीए थर्ड ईयर का सेशन है। उसमें थ्योरी पेपर जो सेकंड है उसका फर्स्ट यूनिट हम डिस्कस करेंगे, जिसके अंतर्गत क्वेश्चन है आधुनिक काल में संगीत का विकास। इसकी हम बात करते हैं। देखिए, 1800 ईस्वी से आज तक का जो समय है वह आधुनिक काल के अंतर्गत आता है। इसे दो भागों में बांटा जा सकता है, 1800 से 1900वीं, और 1900 से आज तक का समय जो चल रहा है। भारतवर्ष में फ्रांसीसी, डच, पुर्तगाल, अंग्रेज इत्यादि आए, किंतु अंग्रेज़ों ने ही धीरे धीरे लगभग संपूर्ण भारत पर आधिपत्य जमा लिया। उनका मुख्य ध्येय भारत पर शासन करना था, इसलिए उनसे संगीत को आश्रय अथवा उसके प्रचार की आशा करना व्यर्थ है। उस समय संगीत दीपक कुछ रियासतों में हवाओं का झकोरा सहते हुए किसी प्रकार जल रहा था। दूसरी ओर संगीतज्ञों की भी कमी हो गई थी। वे केवल अपने संबंधियों को, तथा वह भी बड़े मुश्किल से, सिखाते थे। अन्य किसी बाहरी का उनसे सीखना लगभग असंभव सा ही था। समाज ऐसे व्यक्तियों से घृणा करता था, संगीत से भी घृणा करने लगा। संगीत आमोद प्रमोद का साधन बन गया था। सभ्य समाज में संगीत का नाम लेना पाप समझा जाने लगा। ठीक ऐसे समय में जहाँ समाज में अधिकांश लोग संगीत से घृणा करते थे, वहाँ संगीत के कुछ पोषकों का भी प्रादुर्भाव हुआ और कुछ संगीत पर पुस्तकें भी लिखी गई। जयपुर के राजा प्रताप सिंह देव ने संगीत सार नामक ग्रंथ लिखा, जिसमें उन्होंने शुद्ध थाट बिलावल माना। नगमते आसफ़ी सन 1813 में यह पुस्तक लिखी गई। इसके लेखक पटना के मोहम्मद रजा थे। इसमें उन्होंने तत्कालीन राग रागिणी पद्धति के 4 मतों का, अर्थात शिव मत, कल्लीनाथ मत, भरत मत व हनुमान मत, इनका खंडन किया और अपनी एक नवीन मत 6 राग तथा 36 रागनियाँ बनाया। उनके पुस्तक की दूसरी विशेषता यह थी कि उसमें काफ़ी थाट के स्थान पर बिलावल को शुद्ध थाट माना गया। संगीत राग कल्पद्रुम, इसमें कृष्णानंद व्यास ने उसी समय के प्रचलित ध्रुपद, ख्याल इत्यादि गीतों का संग्रह किया, किंतु बिना स्वरलिपि के केवल शब्द बेकार हैं। बंगाल के सर सौरेंद्र मोहन टैगोर ने 19वीं शताब्दी के उत्तरार्ध में यूनिवर्सल हिस्ट्री ऑफ म्यूज़िक पुस्तक लिखी। इसमें उन्होंने राग रागिणी पद्धति स्वीकार की। 1900 के बाद, अर्थात 20वीं शताब्दी के प्रारंभ से ही संगीत का प्रचार और प्रसार अच्छी प्रकार से होने लगा। इसका मुख्य श्रेय स्वर्गीय पंडित विष्णु दिगंबर पलुस्कर और विष्णु नारायण भातखंडे जी को जाता है। जिस प्रकार संगीत के मुख्य 2 अंग हैं, क्रियात्मक और शास्त्र, उसी प्रकार पंडित विष्णु दिगंबर पलुस्कर तथा भातखंडे एक ही उद्देश्य के लिए 2 पथ प्रदर्शक थे। पंडित विष्णु दिगंबर के ग्रंथ। पंडित विष्णु दिगंबर ने एक ओर अपने शिष्य तैयार किए तथा दूसरी ओर संगीत की उत्कृष्ट पुस्तकें भी लिखी। उनके लिखे हुए ग्रंथों की संख्या करीब 50 है, जैसे 5 भागों में बाल बोध,
20 भागों में राग प्रवेश, 5 भागों में भजनामृत लहरी, संगीत बाल प्रकाश इत्यादि। पंडित भातखंडे जी के ग्रंथ। पंडित विष्णु नारायण भातखंडे ने क्रियात्मक और शास्त्र दोनों पर संगीत के महत्वपूर्ण ग्रंथ लिखे, जैसे 6 भागों में हिंदुस्तानी संगीत पद्धति क्रमिक पुस्तक मल्लिका, अभिनव राग मंजरी, लक्ष्य गीत, 4 भागों में भातखंडे शास्त्र इत्यादि, जो कि आज बहुत उपयोगी हैं। मारी फुन्न गम्मात, यह पुस्तक 3 भागों में है, जिसे राजा नवाब अली ने उर्दू में लिखा। इसमें स्वर लिपि सहित ध्रुपद धमार का भी संकलन है। आकाशवाणी और चलचित्र द्वारा भी संगीत का काफ़ी प्रचार हुआ। स्वतंत्रता के बाद भारतीय संगीत के प्रचार और प्रसार में आकाशवाणी का विशेष हाथ रहा है। आकाशवाणी के स्तर को उठाने के लिए उसमें भाग लेने वाले कलाकारों की ध्वनि परीक्षा सरकार द्वारा नियुक्त संगीतज्ञों की मंडली लेती है। आकाशवाणी प्रति वर्ष एक संगीत प्रतियोगिता और एक बृहद संगीत सम्मेलन आयोजित करती है। सम्मेलन में संगीत संबंधी विवादग्रस्त विषयों पर भी विचार विमर्श किया जाता है। सरकार ने केंद्रीय और प्रांतीय संगीत नाटक एकेडमी स्थापित किया और उच्च संगीत शिक्षा के लिए योग्य विद्यार्थियों को प्रति माह छात्रवृत्ति दी गई। प्रति शनिवार को 9:30 बजे रात्रि से 11 बजे तथा कुछ समय तक रविवार को प्रातः 9:15 बजे दिन से 11 बजे दिन तक देश के प्रमुख संगीतज्ञों का प्रत्यक्ष गायन अथवा अप्रत्यक्ष गायन रिकॉर्डिंग का प्रसारण होता रहा। प्रतिवर्ष गणतंत्र दिवस के अवसर पर भारत के राष्ट्रपति 4 प्रौढ़ संगीतज्ञों को अलग अलग कुछ हजार रुपया और एक कश्मीरी शॉल देकर सम्मानित करते रहे हैं। आकाशवाणी ने न केवल शास्त्रीय संगीत को ही नहीं वरन लोक संगीत, भजन इत्यादि को भी बहुत प्रोत्साहन दिया। आकाशवाणी के विभिन्न केंद्रों में गीत और भजन के रिकॉर्ड्स तैयार किए गए। दूसरी ओर चलचित्र संगीत ने शास्त्रीय संगीत का विशेष प्रचार तो नहीं किया, किंतु भारत के प्रत्येक व्यक्ति के कानों में संगीत का थोड़ा अंश अवश्य पहुंचाकर लगभग सुरीला बना दिया। जनता की ओर से कई स्थानों पर संगीत सम्मेलन आयोजित किए जा रहे हैं, जैसे इलाहाबाद, लखनऊ, कानपुर, ग्वालियर, बनारस, बम्बई, कलकत्ता, जालंधर इत्यादि। इस समय देश भर में अनेक संगीत संस्थाएं हैं जो संगीत की शिक्षा दे रही हैं, जैसे कि प्रयाग संगीत समिति इलाहाबाद, भातखंडे संगीत संस्थान लखनऊ, गांधर्व महाविद्यालय पूना, स्कूल ऑफ इंडियन म्यूज़िक बॉम्बे, स्कूल ऑफ इंडियन म्यूज़िक बड़ौदा, म्यूज़िक कॉलेज कलकत्ता, शंकर संगीत विद्यालय ग्वालियर, माधव संगीत महाविद्यालय ग्वालियर इत्यादि के नाम प्रमुख हैं। भारतवर्ष के संपूर्ण हाई स्कूल, इंटरमीडिएट तथा समकक्ष परीक्षाओं में संगीत को एक वैकल्पिक ऑप्शनल के विषय के रूप में रखा गया है। इसके अतिरिक्त इलाहाबाद, पटना, बनारस, आगरा, नागपुर, कश्मीर, रोहतक, पंजाब, बड़ौदा इत्यादि विश्वविद्यालयों में एमए पाठ्यक्रम में संगीत का समावेश हो गया है। पंजाब विश्वविद्यालय तो अग्रणी रहा है। इधर संगीत की बहुत सी पुस्तकें शास्त्र और क्रियात्मक पर प्रकाशित हुई। अंग्रेजी में भी संगीत की कुछ अच्छी पुस्तकें प्रकाशित हुई।
संगीत की कुछ मासिक पत्रिकाएं पिछले कई वर्षों से जनता की सेवा कर रही है, जैसे बम्बई से संगीत कला बिहार और हाथरस से संगीत। कुछ दिनों पहले झांसी से संगीत लहरी और इलाहाबाद से संगीतिका नामक पत्रिकाएं भी प्रकाशित होती रही, किंतु अब उनका प्रकाशन बंद सा हो गया है। किंतु वर्तमान में बहुत सी संगीत पत्रिकाएं जो कि प्रकाशित हो रही हैं, उनका उल्लेख भी किया जाएगा। इसका प्रचार प्रसार दिन प्रतिदिन बढ़ता जा रहा है। घरानेदार संगीत परंपरा भी अभी अधिक प्रकाश में आ रही है। गुरु शिष्य परंपरा संगीत का प्रचार प्रसार कर रही है। इस प्रकार आधुनिक काल में संगीत का प्रचार प्रसार खूब प्रचुर मात्रा में हो रहा है। तो आज हमने बात की आधुनिक काल में संगीत शिक्षा। आप इस टॉपिक को पढ़ें, सुने। नेक्स्ट क्लास में फिर आपसे एक बार फिर मुलाकात होगी। थैंक यू।